सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर संडे का सेशन। और संडे का सेशन जैसे मैंने कहा कि साइंस का, ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आते हैं एंड वी डिस्कस दिस टॉपिक्स। थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज संडे को थोड़ा सा जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। मंडे टू सैटरडे वही आपका 8:30 पौने 9 बजे सेशन अपलोड हो जाता है। अभी ये सेशन मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर आपके लिए लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा, सेरोटोनिन, सिकाड इमर्जेंस, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड नेस्टिंग, एफआर बीम्स एंड रेड शिफ्ट मूवमेंट, मार्स क्वेक, मल्टीप्लेट्स अर्थक्वेक, सिक्किम फ्लड्स, डैम सेफ्टी बिल। तो ये सब टॉपिक्स आपके, जैसे ये ज्योग्राफी का है, ये ज्योग्राफी का है, ये मल्टीप्लेट अर्थक्वेक्स जो हैं ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ना। टीचर्स जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे ज्योग्राफी के तो वो अपने आप को मतलब इन टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे। मल्टीप्लेट का कंसेप्ट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय, अर्थक्वेक का एक फॉर्म होता है जैसे आफ्टर शॉक, बिफोर शॉक, ऐसे मल्टीप्लेट्स के बारे में ये सारे टॉपिक्स हैं। ये साइंस का टॉपिक है, एफआरबीएम साइंस का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सौरभ पांडे सीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड करना, गूगल स्टोर से डाउनलोड कर लेना। 9 बजे रात को 9 बजे आज पहला टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स का। तो मैंने लगभग 50 टेस्ट की एक सीरीज़ बनाई है और ये एडवांस करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। और ये जो एडवांस करंट अफेयर्स है इसी पे आज 50 क्वेश्चंस होंगे। पहला टेस्ट होगा रात को 9 बजे एंड प्लीज़ आप इसका हिस्सा बने। प्राइस भी मैंने बहुत कम रखा है, 499 और 50 टेस्ट हैं। तो 2 साल के करंट अफेयर्स आपके कवर होंगे इसमें। प्रैक्टिस करते रहेंगे 2 महीने पहले, फिर मैं आपको बुकलेट दूंगा, उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना तो बहुत फ़ायदेमंद आपका होगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ आप सौरभ पांडे सीएससी ऐप में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। अभी जैसे मैंने आकलन सीरीज़ है, डे 1 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस चेक कर दिए हैं, आपको मिल भी गए होंगे। और क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किए तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है एंड बहुत अच्छे आंसर, मतलब अल्टीमेट आंसर लिख रहे हैं। मैं कुछ नाम भी आप लोग के लिए लूँगा, मतलब बताता रहूँगा। जैसे एक स्टूडेंट तनु गुप्ता है और एक और भी मैंक है, उनका भी आंसर अच्छा है। एक ज्योति करके स्टूडेंट है, हिंदी में बहुत अच्छा आंसर लिखा, उनका भी बहुत अच्छा आंसर था। और भी बहुत सारे आंसर है, और भी आंसर है 5-5, 6-6 नंबर भी जिनको 10 में से दिए जा रहे हैं। तो उसका पूरा आकलन हो रहा है। तो ये भी सौरभ पांडे यूपीएससी सीएससी, सौरभ पांडे सीएससी ऐप में जाना, आप आंसर लिखो और अपने आंसर को इवेल्युएट करो। और क्योंकि आप तक ये आंसर रहेगा, आपको पता है मुझे ऐसे लिखना है और ऐसे नहीं लिखना है, वो आप सीखोगे धीरे धीरे। इसको डिले मत करो, एटलीस्ट 3 महीने लिखने की कोशिश करो और थोड़ा सीखने को मिलेगा। अब रेगुलरिटी मिलेगी, आप देखोगे साथ पहले मेरे लिख रहे हैं उनको ज़्यादा नंबर मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की पॉसिबिलिटी आप रखोगे। ये सारी चीज़ें, तो आकलन सीरीज़ जरूर से आप ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करें तो आपका डेली आंसर रिव्यू इसमें आपका हो जाएगा, आपका आंसर मिलता जाएगा, आप लिखते चले जाओ, क्वेश्चन अपलोड होते रहते हैं और जैसे अपलोड होता है तो आप अपना आंसर भेज सकते हो। तो जरूर से जुड़ना है, ठीक। आकलन सीरीज़ का हिस्सा आपको जरूर से बनना है जो अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हैं। ये एडवांस करंट अफेयर्स पर टेस्ट है, तो पहला टेस्ट आज है, ठीक है, 9 बजे रात को टेस्ट है एंड आई वांट आप लोग दो और अपना स्कोर का स्क्रीनशॉट भी मुझे बताना। आपकी रैंकिंग भी इसमें होगी, किसमें कितना परफॉर्मेंस कैसा रहा वो भी रहेगा, आपको आइडिया रहेगा एकदम। कुछ यूपीएससी के पैटर्न पर ही पूरा का पूरा एडवांस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर्ड किए गए हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये प्राइस भी बहुत ही कम है, तो इसमें मतलब आपको सोचना नहीं चाहिए। 50 टेस्ट हैं, आप लोग 3000 से 4000 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और एडवांस करंट अफेयर्स मतलब जो मैं कराता हूँ यूपीएससी लेवल के, उन पर बेस्ड आपके टेस्ट हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लें और ज़रूर से टेस्ट को अटेम्प्ट करें। आप पीडीएफ इस सेशन का सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस अंडरगो मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस। अब एवियन इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या हुआ कि पहली चीज़ तो याद रखो, इन्फ्लुएंजा बीमारी किससे होती है या वायरस से होती है। एवियन का मतलब इट इज़ लिंक्ड विथ बर्ड्स, किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका जो बर्ड्स हैं, बर्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के जो वायरसेस हैं, जनरली जैसे मान लो ये कहा जाता है कि जो भी एवियन इन्फ्लुएंजा की जो वायरसेस हैं आपके, वो ह्यूमन को इतना अधिक अफेक्ट नहीं करता है, बट इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। मतलब वायरस एक ऐसी चीज़ होती है कि वायरस धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते रहते हैं। अपना जो बदलाव है उस बदलाव को जो है वो देखने को मिलता रहता है, उन पर इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलता रहता है। और इस तरीके से इवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से ही पहले मान लो वो किसी को अफेक्ट नहीं करते थे, बाद में अफेक्ट करना वो शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट स्टडी जो है पब्लिश हुई है, उसमें कहा गया कि एवियन H5 इन्फ्लुएंजा जो वायरसेस हैं
ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देखने में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बदलाव आ रहा है, मतलब पहले कहाँ मिलते थे अब कहाँ मिलते हैं, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब ये मेनली आप कह सकते हैं कि बियॉन्ड एशिया टू न्यू रीजन्स में एक्सटेंड हो रहे हैं, इंक्लूडिंग यूरोप और अफ्रीका जैसे एरियाज़ में भी ये वायरस स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है और वहाँ जो पंछी हैं, बर्ड्स हैं, दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। सो ये वायरस धीरे धीरे जो भी उनके लिए कंडीशंस अवेलेबल हो रही है जिसकी वजह से वो अपने आप को बदल रहे हैं, और जिन लेवल पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी इन वायरस की नहीं होती थी, इनका प्रेजेंस नहीं होता था जिन रीजन्स में, उन रीजन्स में भी ये आपके प्रेजेंट है। सो एवियन H5N1 वायरस एक्टिविटी ये धीरे धीरे 2021 के बाद से तेज़ी से आप कह सकते हैं कि इंटेंसिफाइड भी हुई है। वाइल्ड बर्ड्स और जो पोल्ट्री फार्मिंग है जहाँ मुर्गी पालन और ये सब होता है वो भी इससे काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट हुए हैं। एंड खासतौर से अगर बर्ड पॉपुलेशन की बात करें, एंड ये भी कहा गया कि जो नए तरीके के वायरसेस या इन्फ्लुएंजा वाले वायरसेस आ रहे हैं, ये बर्ड्स को मान लो इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद उन्हीं के अंदर रह के कई बदलाव करते हैं, अपने आप पे चेंजेस करते हैं, शिफ्ट जो है वो देखने को मिलता है। एंड यू हैव अ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, इट मीन्स ये ऐसे वायरसेस हैं, H5 की बात करें तो ये जो H5 वायरसेस हैं जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, ये H5 याद रखना, हाईली पैथोजेनिक का मतलब बहुत कैपेबिलिटी इनकी होती है कि ये इन्फेक्ट कर सकते हैं किसी को। एंड दे आर मूविंग बियॉन्ड एशिया, दे आर मूविंग टू अफ्रीका, दे आर मूविंग टू, या आप कह सकते हैं स्प्रेड, या इनका प्रेजेंस आपको यूरोप और अफ्रीका दोनों जगह पे देखने को मिल रहा है। इट मीन्स एक जोग्राफिकल लोकेशन तक ये आपके सीमित नहीं है। Let's move to the next part, that is the possible pathway for the long COVID pathogenesis uncovered. Again I am stating 9 बजे रात को आज पहला टेस्ट है आपका सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर, एडवांस करंट अफेयर्स का पहला टेस्ट है। आप प्लीज़ उसका हिस्सा बने। 50 टोटल टेस्ट और उसका प्राइस मैंने 499 रखा है पूरे के पूरे, मतलब 50 टेस्ट का। तो एटलीस्ट आप अपने प्रीलिम्स तक जुड़ें और टेस्ट कंटिन्यूसली देते रहिए, मेरी आपसे सभी से आग्रह है। और एक बुकलेट भी मैं आपको फिर दूंगा, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के 2 महीने पहले। तो बढ़िया उसको आपका रिवाइज होता चला जाएगा कंटिन्यूस बेसिस में, और MCQ फॉर्मेट में रहेगा, तो आप बढ़िया रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और आकलन सीरीज चली रही है तो उसमें आप अपना आंसर पोस्ट करें, मैं क्वेश्चन और इवेल्युएट करके भी आपको मिलने लग गए होंगे, काफ़ी सारे लोगों को मिलने लग गए होंगे, और अपने आंसर को आप देखिए कहाँ क्या कमी है, लिखते रहें, चीज़ें अपने आप इंप्रूव होगी। पॉसिबल पाथवे फॉर लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड शब्द का यहाँ पे मतलब होता है कि कोविड हुआ, कोविड के बाद भी उसकी जो भी सिम्टम्स है वो प्रेजेंट है। तो अभी रिसर्च हुई है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ रिसर्च हुई है नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने दे हैव हाईलाइटेड, यहाँ पे बस एक कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द लेवल ऑफ सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन है ये लॉन्ग कोविड से एसोसिएटेड है। मतलब कई सारी, जैसे ब्रेन में फॉग, मतलब चीज़ें भूल जाना, मेमोरी लॉस, या चीज़ें फोकस ना कर पाना, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन द टास्क, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक कंसेप्ट है दैट इज सेरोटोनिन। दिस सेरोटोनिन is associated with long COVID. Serotonin is associated with long COVID. ठीक है, ये है। तो यहाँ पे वी कैन से कि ये इसका जो लेवल है वो रिड्यूस हुआ, दैट इज़ रिलेटेड विद द लॉन्ग कोविड। और लॉन्ग कोविड जैसा हम भी हमने डिस्कस किया, इट इज़ रिलेटेड विद द मेमोरी प्रॉब्लम्स या ब्रेन फॉग, मतलब चीज़ें भूल जाना, इस टाइप की। ये लॉन्ग कोविड का एक लक्षण है। लॉन्ग कोविड का मतलब हुआ कोविड के सिम्टम्स अभी भी ठीक होने के बाद भी जो है विजिबल है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सेरोटोनिन, तो इसका साइंटिफिक नेम ये है, दैट इज़ हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। एंड ये नर्वस सिस्टम और पेट में और ब्लड प्लेटलेट्स में ही आपका प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर, और इसे हार्मोन के रूप में भी कंसिडर करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब ब्रेन से सिग्नल सेंड करने में भी ये हेल्प करता है। कई प्रकार के इसके फंक्शंस हैं, इसे हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। एंड ये हमारा मूड, इमोशन, डाइजेशन, एपेटाइट, हर चीज़ इसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट कर सकता है। तो इवन जो मेलाटोनिन की अगर हम बात करें, मेलाटोनिन स्लीप साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी से आप प्रीकर्सर के रूप में या इसके इसी से रिलेटेड आप सेरोटोनिन शब्द भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिकल्स सिकाडा इमर्जेंस डिसरप्ट फूड वेब्स। अब थोड़ा सा ये भी एक, इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में कुछ बातें हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो, ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक संडे को आते हैं ही हैं, प्लस डेली बेसिस में साइंस का टॉपिक आपका आता है मंडे टू फ्राइडे, हिंदू में पब्लिश होता है। फिर टेक्स्ट और एडिटोरियल पार्ट भी है। तो मंडे टू सैटरडे का तो हमारे टाइमिंग वही 8:30
9:30 बजे के बीच में रहता है, क्योंकि मैं सेशन पहले रिकॉर्ड करता हूँ फिर आप लोग के लिए डालता हूँ। लाइव में इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइव हो नहीं पा रहा है, बट ठीक है, आपका सेशन रुका नहीं कभी कोई, है ना। और जितने भी चैलेंजेस आते रहे हैं हम लोग का सेशन चलता रहा। संडे को थोड़ा मैं फ्लेक्सिबल रखता हूँ एक दिन वीक के अंदर, बट आपका सेशन ज़रूर से आता है। कंटेंट पढ़ना, प्रिपेयर करना, फिर आपको देना, इस पर थोड़ा समय लगता है, फिर अपलोड करना रिकॉर्ड करके, तो ये ध्यान में रखना है। एंड आप लोग कंटेंट बढ़िया तरीके से अपना जब भी समय मिले, जैसे मान लो संडे को आपको थोड़ा बाद में समय मिल रहा है तो आप बढ़िया नोट डाउन करें कंटेंट को, और बट मंडे से टू सैटरडे बहुत डिसिप्लिन के साथ क्लासेस करें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी जिम्मेदारी है। तो एक मोटिवेशन बना रहता है और फिर चीज़ें अच्छी, आपको कंटेंट जो है यूपीएससी रेलेवेंट मिलता रहेगा। सो पीरियोडिकल मास इमर्जेंस ऑफ सिकाडस, सिकाडस बेसिकली कीड़ा टाइप होता है, जैसे ये देखो ये सिकाडस है, ये सिकाडस है इस टाइप का। तो ये आपका इमरजेंस होता है इनका इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन फॉरेस्ट, एंड दे कैन रीवायर फॉरेस्ट फूड वेब्स। फूड वेब का मतलब होता है जैसे मान लो एक जीव एक्स है, ये वाई खाता है, वाई जेड खाता है, इसको ए खाता है, इसको बी खाता है, ये इसको ए वाई को भी खाता है, ये जेड को मिलता है। मतलब इस तरीके से जो पूरा एक लिंकेज बना है एक दूसरे को खाने वाले, ये इसको खा रहा है वो उसको खा रहा है, मतलब एक फूड चेन, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, वो फूड वेब बोलता है। सो इट कैन रीवायर द फॉरेस्ट फूड वेब, एंड ये कहा गया कि इसमें मतलब वी कैन से इट कैन इनिशिएट अ कैस्केड ऑफ इम्पैक्ट दैट प्रोपगेट थ्रू आउट द फूड चेन। ये स्टडी आपकी की गई है सिगाटा के इमरजेंस, मतलब एक प्रकार की नए जो फूड चेन है उसमें एक नए प्रकार के इंटरलिंकेज जो है वो देखने को हो सकता मिलती हो। जैसे कहा गया कि जब इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैं, जो कीड़े खाने वाली पक्षी हैं जो बर्ड्स हैं, दे हैव प्रे इन द फॉर्म ऑफ सिकाडस, मतलब जो इंसेक्ट खाने वाली पक्षी है वो सिकाडस खाने लगते हैं। एंड अपना फोकस जो है वो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो कैटरपिलर या कीड़े टाइप हैं उसको नहीं खाएंगे, तो उसके बाद क्या है कि वो सिकाडस खाने लगेंगी। तो बर्ड्स क्योंकि आपकी ये कैटरपिलर या कीड़े जो पत्तियां खाते हैं उसको नहीं खाएंगे, तो फिर कैटरपिलर्स के बहुत नंबर तेज़ी से बढ़ जाएंगे और लीफ की साइज़ आपकी छोटी होती चली जाएगी, लीफ डैमेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये रीवायरिंग ऑफ फूड चेन या फूड वेब देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ सिकाडस जो ये सिकाडस करके जो ये कीड़े होते हैं उसमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना कि फूड चेन किस तरीके से अफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है। एग्रीकल्चर लैंडस्केप इरोड नेस्ट सक्सेसेस ऑफ बर्ड्स। अब देखो ये आप थोड़ा सा देखो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कैसे इसके इम्पैक्ट होता है। अब ये ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है। कभी एग्जाम में लिख दिया कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर क्या होते हैं या बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज से कैसे अफेक्ट होता है। अब ऐसे एग्जाम्पल लिख दोगे जो कॉपी चेक करेगा उसका एकदम मन मुग्ध हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आपको भी ऐसी चीज़ें अपने, जब आप मुझे आकलन सीरीज में अपने आंसर इवैल्यूएट करने के लिए पोस्ट करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं सौरभ पांडे यूपीएससी CSC ऐप के अंदर, तो उसमें ये एग्जाम्पल भी मन में बना के रखें। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको देता हूँ जो आपके थॉट प्रोवोकिंग हो, जो हिंदी को अंदर मिलता है, मतलब आपको सोचना पड़े और फिर लिखना पड़े और फिर आप उसकी स्ट्रक्चरिंग कर सको। और जब भी लिख के आप पोस्ट करो अपने आंसर, मतलब अपलोड करो, तो उस वक्त टाइम जरूर से लिखो कि आंसर लिखने में आपको टाइम कितना लगा है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं, रिड्यूस द नेस्टिंग सक्सेस ऑफ बर्ड्स अक्रॉस द यूनाइटेड। देखो सिंपल सी बात है कि ये कहा गया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो नेस्ट बनाना, जैसे मान लो नेस्ट बनाना, पहली चीज़ तो पेड़ ही नहीं बचे नेस्ट बनाने के लिए, और उसके बाद बनाते भी हैं पौधे, तो मतलब चिड़िया जो है अगर नेस्ट बनाते हैं तो वहाँ भी सर्वाइव करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में कुछ पेड़ हैं, वहाँ पे अगर आपने नेस्ट बना भी दिया, मतलब बर्ड्स ने बना भी दिया, तो दूसरे जीव उसको ख़त्म कर देंगे। या फिर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड, या जो भी हाई टेम्परेचर उस रीजन में होगा, उस वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो नेस्ट के अंदर जो एग्स हैं वो सर्वाइव कर सकें। तो आप ये देखो कि जो बर्ड्स हैं उनके नेस्ट बनाने का पर्पज़ ही रिड्यूस हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो बर्ड्स हैं उनको लगेगा कि हम क्यों फिर नेस्ट बनाएं, या फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। उनको पता है अगर नेस्ट बना भी दिए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सेफ्टी नहीं है, प्लस जो हाई वार्मिंग है उससे भी उनका नेस्ट खराब हो जाएगा, या बर्ड्स जो हैं उनके जो अंडे हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ये बड़ा रीज़न है, मतलब आप खुद इमेजिन करो तो इससे कई जो बर्ड्स हैं जो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। जैसे गौरैया बर्ड है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, उसको रखने की जगह ही नहीं है, अपने बर्ड्स कहाँ रखेगी, मतलब अपने अंडे जो हैं वो कहाँ रखेगी। अ ब्राइट फास्ट रेडियो बर्स्ट
प्रोब द डिस्टेंट यूनिवर्स। अब इसमें हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझेंगे, साइंस का है, FRBS करके एक कंसेप्ट आता है। फिर मैकवार्ट रिलेशन किससे रिलेटेड है थोड़ा देख लेंगे। मैकवार्ट रिलेशन एक टर्म है, वो थोड़ा सा देखेंगे ये किससे रिलेटेड है, और इसमें कुछ और टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, पहले तो ये देखो FRBs क्या होते हैं, या फास्ट रेडियो बर्स्ट जिसे बोलते हैं। ये रेडियो पल्स है जो कि आप कह सकते हैं मिली सेकेंड से 3 सेकेंड्स के लिए रिलीज़ होता है। जैसे मतलब रिलीज़ होने का मतलब एकदम से, जैसे अगर आप ये देखोगे तो ये जैसे मान लो ये कोई भी, अब तो ये थोड़ा दूसरा एग्जांपल हो गया, मतलब ये देखो कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, स्टार है, और उससे ये 1 से 3 सेकंड के लिए एकदम से बर्स्ट जो है ना, इम्पल्सेस के फॉर्म में है ना, वो आपका रिलीज़ होते हैं। तो जैसे कोई चीज़ होती है कंटिन्यूटी में चलती रहती है, जैसे आपने पानी चला दिया, पानी आपने चलाया तो पानी बह रहा है, तो कंटिन्यूटी होती है। लेकिन सपोज़ करो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बहुत ही छोटे समय के लिए, मिली सेकेंड के लिए कोई चीज़ विजिबल हो और फिर गायब हो जाए, ठीक है, थोड़ी कोई फेनोमेना हो रहा है और फिर गायब हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो एक प्रकार से जो ये फास्ट रेडियो बर्स्ट है, ये कुछ समय के लिए लगभग मिली सेकेंड से 3 सेकेंड्स तक के लिए आपके लिए विजिबल या एक्सपीरियंस जो है किए जाते हैं। एंड इसके पीछे रीज़न क्या है, ये अभी इस पर स्टडी कंटिन्यूस हो रही है, मतलब क्या ऐसा प्रोसेस है कि ऐसा बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट करते हैं कि जो एवरेज FRBs हैं, ये रिलीज़ करते हैं इतनी ज़्यादा एनर्जी, आप खुद देखो, इन अ मिली सेकेंड, जो कि सन 3 दिन के अंदर एनर्जी रिलीज़ कर सकते। तो आप ये समझो कि इतने मिली सेकेंड में इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते जो सन 3 डेज़ में करता है। तो आप ये इमेजिन करो कि अगर ये कुछ 1 मिनट के लिए भी अगर ये FRBs हो तो कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो रेडियो वेव्स हैं अगर देखा जाए, सो ये क्या है, रेडियो वेव्स जो कि आपका जैसे फास्ट रेडियो बर्स्ट मतलब रेडियो वेव्स रिलीज होती हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे मान लो इंफ्रारेड, एक्स रे, वाई रे, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी हिस्सा, उसी में आपका रेडियो वेव्स है जिसकी जो वेवलेंथ है वो कंपैरेटिवली हायर होती है। तो ये इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी स्टार्स, गैलेक्सीज होती हैं, उनको स्टडी भी किया जाता है, उनके बारे में जाना भी जाता है बेस्ड ऑन FRBs। तो यहाँ पे हाई एनर्जी फास्ट रेडियो बर्स्ट ऑब्जर्व किया गया है, और इससे जो डिस्टेंट यूनिवर्स है उसके बारे में जानकारी भी मिल पाती है। जैसे जो भी FRBs होती हैं तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इस बेसिस में बहुत सारी ऐसे मान लो जो स्टार है, गैलेक्सीज हैं, उनके बारे में भी जानकारियाँ जो है वो आपको मिल पाती हैं। और जैसे अब इसमें से भी एक बर्स्ट FRB 2021-0610A, ये एक प्रकार से नेमिंग की गई है, और इसमें मान लो गैलेक्सी से ये आपका इमर्ज हुआ, तो इसको अभी स्टडी भी किया गया है। एंड यहाँ पे कहा गया कि इसमें जो FRBs था वो बहुत हाई लेवल का था, जो कि मैकवार्ट रिलेशन से पता चलता। मैकवार्ट रिलेशन का मतलब आप ये मानो, ये एक ऐसा इक्वेशन टाइप मानो जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा FRBs आपका या फास्ट रेडियो बर्स्ट आपकी हो रही है, या इवन जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन है उसको स्टडी करने में भी मैकवार्ट रिलेशन हेल्पफुल है। तो अगर आपसे पूछे रिसेंटली मैकवार्ट रिलेशन न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा हमारी जानकारी बढ़ेगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो आपके दूसरी डेवलपमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैकवार्ट रिलेशन से रिलेटेड जैसे FRB, इसके बारे में भी जानकारी आपकी मिल पाएगी। और एक दूसरी चीज़ जो ये लोग मतलब जो फॉलो किया जाता है वो है रेड शिफ्ट फेनोमेना। तो ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे, दैट वी कॉल इट एज रेड शिफ्ट फेनोमेना। देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज रेड शिफ्ट फेनोमेना, शब्द भी इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो यहाँ पे देखो रेड शिफ्ट फेनोमेना, रेड शिफ्ट क्या होता है अभी आप देख सकते हो ना। रेड शिफ्ट शब्द का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये ब्लू है, ग्रीन है, और फिर ये रेड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये सब क्या है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये हिस्सा है। तो एक तरफ ब्लू लाइट है, एक तरफ ग्रीन लाइट है, एक तरफ येलो लाइट है, एक तरफ रेड लाइट है। तो ये क्या है, ये ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इवन जब मान लो आप कभी पढ़ा भी होगा आपने केमिस्ट्री में, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर जो कलर होता है वो वेरी कर सकता है, रेड कलर, ग्रीन, ब्लू, इस टाइप का कलर आपको देखने को मिल सकता है। तो जब भी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जैसे मान लो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और उसमें लाइट्स मूव कर रही हैं, अब वो लाइट का जो मतलब आप कह सकते हैं कि वेवलेंथ है उसमें बदलाव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्स एक्सपेंशन,
है ना। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि मान लो वेवलेंथ चेंज होगी, अगर वेवलेंथ ब्लू की बराबर होगा तो ब्लू रहेगा, ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसमें इट मीन्स देयर इज अ शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसी जो ये फिनोमेना है इसी बेसिस पे ऑब्जर्व भी किया जाता है कि हाँ यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, लाइट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, ब्लू से रेड की तरफ जा रही है, तो इसे हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। इसी को ब्लू से रेड की तरफ जो मूवमेंट है इसी को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो जो कंटिन्यूस बेसिस में जैसे बिग बैंग जो एक्सप्लोजन हुआ था, कहा जाता था कि एक यूनिट था, एक ऐसा उसमें बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, फिर यूनिवर्स बना, धीरे धीरे यूनिवर्स बना, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे जैसे मान लो चीज़ें मूव कर रही हैं और लाइट उसकी जो वेवलेंथ है वो स्ट्रेच कर रही है, तो वहाँ से शिफ्ट देखने को ब्लू से रेड की तरफ मिलेगा। तो इसके बेसिस पे हम ये जान पाएंगे कि हाँ जो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो ये जानकारी हमें कैसे मिल रही है? इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दिस रेड शिफ्ट फिनोमेना। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। बैकवर्ड रिलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, याद रखना कि बैकवर्ड रिलेशन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं मार्स क्वेक के बारे में। मार्स मतलब देखो, अर्थ में जो भूकंप आता है उसे अर्थक्वेक बोलते हैं, मार्स में जो भूकंप आता है उसे मार्स क्वेक बोलते हैं। तो जो क्वेक है लाइक दे कैन हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.7 का आसपास है। अब इसमें देखो सिंपल सी बात है, नासा का जो इनसाइट लैंडर है, नासा का मान लो इनसाइट वाला जो मिशन है वो मार्स को स्टडी कर रहा है। अब उसमें वो कई चीज़ें देख रहा है। अब उसमें एक इवेंट भी हुआ है जिसका नाम है S1222A। आपको याद रखना है कि ये एक इवेंट है और उस इवेंट में कहा गया कि एक बड़ा सा पत्थर या मेट्रॉइड जाके है वो हिट किया, और हिट करने के बाद लाइक इट वाज सिमिलर क्वेक्स नोन टू बी कॉज्ड बाय मेट्रॉइड इम्पैक्ट एंड और एक बहुत भयंकर भूकंप आया। तो उनका ये मानना था कि जो भूकंप आया इट इज़ लिंक्ड विद द मेट्रॉइड इम्पैक्ट, मतलब कोई बड़ा पत्थर आप मानो ऑब्जेक्ट है वो आके मार्स से टकराया और उसी वजह से अर्थक्वेक आया। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है, मतलब मार्स क्वेक आया। अब उन्होंने कहा कि अगर मान लो इतना बड़ा कोई आके टकराता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई बड़ा गड्ढा भी हो, क्रेटर भी हो। और उन्होंने बहुत स्टडी किया, मतलब जितने भी मार्स मिशन अलग अलग देशों में सब ने साथ साथ में स्टडी किया कि अच्छा देखते हैं कि क्या यहाँ फ्रेश कोई क्रेटर क्रिएटेड हुआ, तो उनको नहीं मिला। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो भी मार्स क्वेक आया है इसके पीछे जो रीज़न है दैट रीज़न इज़ नॉट रिलेटेड और इट इज़ नॉट लिंक्ड जस्ट विथ कि मेट्रॉइड से हुआ होगा। जो सिस्मिसिटी है या जो अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी इस रीजन में है वो हायर है जितना हम बिलीव करते थे। तो ये चीज़ आपकी कंक्लूड की गई। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये कम से कम चौथा या पांचवा आर्टिकल है जो अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया है, नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया है, उसके बारे में है। क्यों आया है मैंने 3 प्लेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है और थ्रस्ट फॉल्ट और इनके बारे में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, अभी आपको समझना है कि ये सब मैंने एक्सप्लेन किया, प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं, मैं बार बार आई एम नॉट रिपीटिंग इट। बट यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना, अगर टीचर उन्होंने अपने आप को अपडेट किया होगा ज्योग्राफी के तो ज़रूर से वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जनरली किताबों में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप समझो कि अर्थक्वेक बार बार जैसे मान लो 6.3, 6.3, 6.3, 6.3 सेम से अर्थक्वेक सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। मान लो 6.3, फिर आपका 5.4, फिर 4.7 इस टाइप का अर्थक्वेक आता है। एक बड़ा अर्थक्वेक के बाद ये अर्थक्वेक आते हैं जिनकी जो स्केल है वो कम होती जा रही है, तो इसे बोलते हैं आफ्टर शॉक। और फिर अर्थक्वेक मान लो 3.5, 3.8, 3.9, 6.7। तो मतलब फिर बड़ा अर्थक्वेक उससे पहले जो छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं तो उसे बोलते हैं बिफोर शॉक। तो एक टर्म होता है बिफोर शॉक, एक टर्म होता है आफ्टर शॉक। तो यहाँ पे बस ये होता है कि इन दोनों में अंतर ये है कि जो स्केल होगा अर्थक्वेक का बड़े अर्थक्वेक से कम होगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही स्केल के अर्थक्वेक आ रहे हैं और इसके पीछे रीज़न रिस्पॉन्सिबल क्या बताया कि बोले यूरेशियन जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट में एक जो क्रैक टाइप है उसमें थ्रस्ट फॉल्ट प्रेजेंट है, और ये जो थ्रस्ट फॉल्ट है इसकी वजह से ही जो है ये ऐसी स्थिति बन रही है कि उसी जगह पे बार बार आपका अर्थक्वेक सेम स्केल का बन रहा है। तो ये बहुत यूनिक फिनोमेना है। तो साइंटिफिकली इसी को मल्टीप्लेट्स शब्द इस्तेमाल किया गया। तो अगर आप समझो कि अगर आपसे पूछे मल्टीप्लेट्स क्या है, मल्टीप्लेट्स का मतलब अर्थक्वेक सेम स्केल के
सेम स्केल 6.3 6.3 6.3 6.3, तो ये सेम स्केल के अर्थक्वेक आपको एक ही जगह पे बार बार आ रहे हैं। तो आप अफगानिस्तान का एग्जांपल दोगे और वहाँ पे खास तौर से यूरेशियन प्लेट में जो फॉल्ट है उसकी वजह से इस प्रकार के मल्टीप्लेट्स देखने को मिले हैं। तो एक कंसेप्ट होता है आफ्टर शॉक, एक कंसेप्ट होता है बिफोर शॉक और एक कंसेप्ट मल्टीप्लेट्स होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विल द सिक्किम फ्लड इम्पैक्ट हाइडल प्रोजेक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। आज 9 बजे, रात को 9 बजे आपका पहला टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स के। टोटल 50 टेस्ट मैंने रखे हैं और ये आपके प्रीलिम्स की जम के प्रैक्टिस कराएंगे। 3-4 हज़ार टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर एक बुक भी दूंगा आपको मैं, तो आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं और ज़रूर से बने। और मतलब बुक अलग से रहेगा, इसमें नहीं होगा, बट आई विल प्रोवाइड यू पूरा रिवीजन के लिए। तो उसका प्राइस मैंने 499 रखा है, तो आप लोग प्लीज़ टेस्ट दें। ठीक है, प्राइस इतना हाई नहीं है और कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से, जो एडवांस करंट अफेयर्स उस पर बेस्ड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। आकलन सीरीज़ में ऑलरेडी काफ़ी लोग हिस्सा बन चुके हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़ सकते हैं। ऑल्दो उनके सबके आंसर्स चेक होकर उनको मिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब अभी तक आपने अपना आंसर रिव्यू के लिए नहीं जुड़ा है तो जरूर से जुड़ें। सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। विल द सिक्किम फ्लड इम्पैक्ट हाइडल प्रोजेक्ट। सिक्किम फ्लड पर भी हमने चर्चा बहुत अधिक कर रखी है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो सिक्किम फ्लड है इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विथ अ फेनोमेना कॉल्ड एज ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग। अब इसमें जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जो फुटेज था हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइक इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको ये जो फुटेज दिखाया था, तो इसमें जैसे ये ग्लेशियर्स होते हैं, पिघलते हैं, ये पिघल के जाएंगे, कहीं गड्ढा होगा वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ लेक बन जाएगी, वो ग्लेशियर लेक होता है। और जैसे मान लो ये लेक आ गई ना, साइड में आ गई, ये ग्लेशियर लेक हो गई। अब यही क्या होगा कि ये रुकी हुई है लेक, सपोज करो ये इसके चारों तरफ आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे ये पानी रुका हुआ है। अब होगा क्या कि वो टूट जाए, बांध टूट जाए, पूरा पानी नीचे चला जाएगा और तबाही मचा सकता है ये, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कम नहीं होता। तो ये ग्लेशियर लेक कहते हैं। और आसपास का जहाँ से पानी रुका हुआ है तो वो टूट जाए, जैसे मान लो मोरेन प्रेजेंट है और वो टूट जाए तो पानी नीचे की तरफ आपका पूरा इकट्ठा होकर और जो है नीचे की तरफ मूव करेगा और वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। उसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग कहते हैं। अब अगर आप देखोगे तो इट इज़ स्टेटेड कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ये आपका सिक्किम के अंदर अभी हुआ भी था और इसमें बहुत तेज़ी से पानी भी रिलीज़ हुआ था जो फ्लडिंग कॉज हुई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्लेशियर लेक से एकदम से पानी बहुत तेज़ी से रिलीज़ होता है। साउथ लोनाक लेक ये रिस्पॉन्सिबल था, तो ये सिक्किम में ही आपका लोकेटेड है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि पानी जब आया उसके बाद चुंगदांग डैम, ये एक डैम है चुंगदांग रीजन में, तो पानी बहुत ज़्यादा आया, फिर उसके बाद ये डैम था, ये डैम भी टूट गया, फिर और ज़्यादा तबाही मच गई। ये बड़ा फैक्टर था। मतलब पहले तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, फिर उसके बाद पानी नीचे आया, उसके बाद फिर डैम टूटा, डैम टूटने के बाद और बड़ी तबाही देखने को मिली। तो इस पर स्टडी भी किया गया और उसमें ये कहा गया कि देखो अब इतने सारे जो डैम आप अप्रूव कर रहे हो तो इसके थोड़ा सा आपको रोक लगानी चाहिए। काफ़ी सारे डैम्स हैं और अगर आप डैम अप्रूव भी कर रहे हो तो ये कहा गया इट हैज़ टू बी अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम रादर देन रॉक फिल्ड डैम। ठीक है, तो ये कहा गया कि डैम के नेचर को अगर आप बना रहे हो तो डैम के नेचर को समझना जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि ये जो फ्लडिंग में होगी और पानी इतना तेज आएगा, अगर आप प्रेजेंट नेचर के डैम्स बनाओगे तो वो उतना ज़्यादा पानी को या फ्लड को नहीं झेल पाएगा और वो टूट जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा आपका डिवास्टेशन हो सकता है। सो ये एक बड़ा फैक्टर जो है बना। ऑल्दो कई सारे मतलब इस कंसर्न को लेके ये था कि चलो डैम सेफ्टी पर चर्चा करें, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स अभी प्रपोज्ड भी हैं। लाइक 87 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हिमालयन स्टेट्स में, 30 लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपके हिमालयन बेल्ट के अंदर आप कह सकते हैं डेवलप किए गए। 5 प्रोजेक्ट्स सिक्किम तिस्ता रिवर के ऊपर, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। मतलब ये डेटा आप ये देख सकते हो कि मतलब ऑलरेडी ये जो हिमालयन रीजन और इन सब रीजन पे हम डैम काफ़ी अधिक बना भी रहे हैं, लेकिन कंसर्न यही है कि क्या ये होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो आप ये देखो ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। आप देखो ये कैसे चीज़ें लिंक्ड है। ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब आप पूरे तरीके से निर्भर हो ना, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके सारे डैम्स और ये सभी टूट जाएँ तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्लेशियर लेक टूटेगी तो इसकी वजह से जो एनर्जी सिक्योरिटी है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ये पॉइंट है, थोड़ा ये मन में आपको रखना कि किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का, तो डैम सेफ्टी के ऊपर है। अगेन आई एम स्टेटिंग, आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो डैम सेफ्टी के ऊपर ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इंडिया में लगभग 6000 लार्ज डैम है, 80% जो है 25 साल से ज़्यादा के हैं।
और सेफ्टी रिस्क बिल्कुल कैरी करते हैं, तो इसमें प्रपोज्ड भी है। लाइक डैम सेफ्टी एक्ट पे डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है आपका। डैम सेफ्टी एक्ट आपका दिसंबर 2021 में टेबल किया गया था राज्यसभा में। एंड एज मतलब जो भी सर्विलेंस है, मान लो डैम फेलियर है, क्योंकि देखो डैम का अगर फेलियर होता है बहुत बड़ा डिजास्टर कॉज होता है। ऐसे बड़े बड़े डैम है ना, देख के डर लगता है। पोंग डैम देखो, रंजीत सागर डैम देखो, इतने बड़े बड़े डैम, और भी कितने बड़े बड़े डैम्स होते हैं। अगर उसमें प्रॉपर आप मेंटेनेंस नहीं रखोगे, सर्विलेंस नहीं रखें तो, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल स्टेट लेवल बॉडीज़ जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर करना, अगर नहीं करते तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान सजा का होना चाहिए। तो वो सब कुछ आपके डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर है। सो यहाँ पे नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी वो डैम सेफ्टी की पॉलिसीज़ और रेगुलेशन को देखेगी। नेशनल डैम सेफ्टी जो अथॉरिटी है ये चार्ज होगी विथ इम्प्लीमेंटेशन। जो भी स्टेट लेवल डिस्प्यूट होंगे उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी आपका नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की होगी। चेयरमैन जो सेंट्रल वाटर कमीशन के हैं वो हेड करेंगे डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल नेशनल लेवल पे। फिर आपकी स्टेट कमेटी होगी एक डैम सेफ्टी की, और डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आपकी होगी, सेटअप किया जाएगा स्टेट लेवल पे। सिक्किम ने इसका फॉर्मेशन भी अगस्त 17 को किया था, लेकिन फिर और भी चीज़ें थोड़ा सा कंसिडर करने की ज़रूरत थी। डैम सेफ्टी खासतौर से जो हिमालयन रीजन में स्टेट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इसके लिए सीरियस होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टेट्स हैं, सारे जितने भी डैम्स हैं, मतलब किस प्रकार का रिस्क है ना, उसके बेसिस पे फिर प्रॉपर इंस्पेक्शन जो है कैरी करना। अगर डैम टूटता है तो पूरा इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या हो सकता है, फिर वार्निंग जारी कैसे किया जा सकता है, रिव्यू करना, ये सब कुछ ये स्टेट की जिम्मेदारी है एज पर द डैम सेफ्टी एक्ट। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि जो स्टेट्स हैं दे वेयर आस्क्ड टू रिकॉर्ड द इंसिडेंट ऑफ डैम फेलियर। उनको मतलब कि क्या रीज़न है, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से डैम फेलियर आपका हो सकता है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यहाँ पे लाइक अभी फिलहाल के लिए है कि मतलब नो सिंगल एजेंसी वाज टास्क्ड विद ट्रैकिंग दिस डेटा। जरूरी क्या, अलग अलग एजेंसीज को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है सारा डेटा तैयार कर, बट ये भी जरूरी है कि उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए कि अच्छा ठीक है, फाइनली इतने सारा डेटा अलग अलग जगह से जनरेट हो रहा है, तो फाइनली जिम्मेदारी जिसकी है वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक सिंगल एजेंसी भी होनी जरूरी है। इज एनी एक्शन टेकन फॉर फेलिंग द कंप्लाई, अगर नहीं हो ऐसे किया जाता है तो इसमें कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें सज़ा भी है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years भी है। मतलब कोई अपना ऐसा नेग्लेक्शन ऑफ ड्यूटी करते हैं तो उसमें ये प्रावधान भी है सज़ा, अगर लॉस ऑफ लाइफ और अगर ये होती है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी सिक्किम में हुआ ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से डैम की डिज़ाइन और सर्विलेंस मेंटेनेंस जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं और इसके लिए जो भी लोग हैं उनको अकाउंटेबल करना भी ज़रूरी है। तो देखो कोई इंसिडेंट या इवेंट होता है उसके बहुत सारे डिफरेंट कंटेक्स्ट धीरे धीरे आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि डेली बेसिस में हेडलाइंस नोट नहीं करना है। थोड़ा वेट कर लोगे 3-4-5 दिन, पूरा इशू अपने आप ही एडिटोरियल टेक्स्ट या संडे के पेपर में आ जाएगा। अगेन सौरभ पांडे CSC ऐप को जरूर से डाउनलोड करें अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज आपका पहली चीज़ तो आप आकलन सीरीज़ ज्वाइन कर लें, जिसमें आपका डेली आंसर रिव्यू होगा, मैं चेक करके आपको दूंगा तो आपका आंसर चेक हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ, आपको आंसर लिखना है, आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा किस तरीके से स्टडी जो है वो चल रही है। उसके बाद ये टेस्ट आज पहला 9 बजे है, हर संडे भी टेस्ट होगा, फिर थोड़े दिन में फ्रीक्वेंसी वीक में 2 हो जाएंगे, टोटल 50 टेस्ट हैं एडवांस करंट अफेयर्स की। इसका प्राइस 499 रखा है, तो ये भी सौरभ पांडे CSC ऐप में जाके आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर भी चाहो तो पोस्ट कर सकते हो, बट यहाँ रिव्यू नहीं हो पाएगा, रिव्यू के लिए आपको आकलन सीरीज़ को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको जो PDF है सेशन की वो भी आपको मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।